मैं एक बहुत गरीब लड़की थी। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मेरा कोई भाई भी नहीं था और मेरी बहन की शादी के लिए दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे थे उसके ससुराल वाले। माँ ने कहा कि अगर दहेज न दिया तो शादी टूट जाएगी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ मुझे 4 लड़कों ने एक रात गुजारने पर 1 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं मान गई और उन 4 लड़कों के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गई। रात में जब 4 लड़कों ने मेरे साथ अपनी हवस पूरी कर ली, तो उनका पांचवा दोस्त भी आ गया। उसे देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि उनके पांचवें दोस्त ने तो मेरी दोस्तों मजबूरी इंसान को कमज़ोर बना देती है और उसी कमज़ोरी की वजह से आज मैं एक लड़के के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे एक छोटे से कमरे में, जहाँ केवल एक आदमी के लेटने की जगह थी, वहाँ ले जाया गया और उस रात पहले लड़के ने कमरे में दस्तक दी। पहला लड़का आया और 1 घंटे तक अपनी हवस पूरी करता रहा। मुझे पता नहीं था कि 1 लाख की कीमत इतना दर्द पाकर चुकानी पड़ेगी। एक के बाद एक लड़के ने आकर मेरे साथ सब कुछ कर डाला था। मैं दर्द के मारे कराह रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दर्द अपनी चरम सीमा पर था और अभी तो केवल एक लड़के ने ही अपनी हवस पूरी की थी। दूसरा लड़का आया और पहले से ज़्यादा उसने मुझे नोच डाला, मेरे वजूद का बुरा हाल कर डाला। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ना तो मुझे अपने कपड़ों का ध्यान था, ना मेरे वजूद में उठ रहे दर्द का। 2 लड़कों ने मेरी ऐसी हालत कर दी थी, मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि अभी और 2 लड़के आने वाले हैं, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, और उन्हें भी मुझसे सब कुछ देना है, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए लिए हैं। मैं चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी खौफनाक रात भी आएगी। मेरे परिवार की ज़रूरतों की वजह से मैंने 1 लाख रुपए के लिए ऐसा काम करने के लिए हामी भर दी थी। एक सामान्य लड़की कभी भी इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होगी, पर मेरी मजबूरी मेरे सामने आ गई थी। वो चारों लड़के हट्टे-कट्टे नौजवान थे और मैं दुबली-पतली सी महज़ 19 साल की लड़की। पहले 2 हट्टे-कट्टे लड़कों ने मुझे अपने हवस का निशाना बना दिया था और मैं बस केवल बिस्तर पर पड़ी तीसरे के बारे में सोच रही थी, क्योंकि दोनों ने तो मेरे वजूद की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। मेरे वजूद में अब जलन महसूस हो रही थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं नीचे झुककर देख लूं। अब तीसरे लड़के ने कमरे में दस्तक दी और मेरे पास आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उससे थोड़ा वक्त चाहती थी, पर उसने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं है और उसके और बाकी दोस्त भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। उसने मेरे आंसू ना देखते हुए अपना काम शुरू कर दिया और मेरे वजूद से खेलने लगा। मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं धक्का दे रही थी, पर वो धक्के के बदले और ज़ोर से मेरे वजूद से खेलता, तो मैंने उसे धक्का देना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे ऐसा खेल खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। वो मेरे वजूद से खेलने के साथ-साथ मेरे शरीर में हर हिस्से पर अपने दाँत के निशान भी बना रहा था। मुझे आज एक मर्द की हद का एहसास हो रहा था, पर मैं कुछ न कर पा रही थी। बस चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी और कराह रही थी। मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे और मैं एक ज़िंदा लाश बन चुकी थी। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची थी। 1 घंटे तक नोचने के बाद तीसरा लड़का कमरे के बाहर चला गया और अब चौथे लड़के की बारी थी। मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी। सोचा कि अब मना कर दूँ, पर ध्यान आया कि अगर मना किया तो 1 लाख रुपए पास से चले जाएँगे। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं करवट तक नहीं बदल पा रही थी। चौथे लड़के ने कमरे में दस्तक दी और खेल चालू कर दिया, पर वो ज़्यादा देर तक मेरे साथ नहीं खेल पाया, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी जख्मों से भरी हुई थी और मेरे वजूद का तो बुरा हाल था। चौथे लड़के ने अपना हवस मिटाने के बाद मैंने चैन की सांस ली थी कि पता चला उनका एक और दोस्त मेरे पास आएगा। जैसे ही उनका पांचवा दोस्त मेरे करीब आया, तो मेरी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। वो हैरान हो गया। वजह जानकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 19 साल की जब मेरे
पापा का देहांत हो गया था। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी और मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी, पर आजकल ग्रेजुएशन करके भी नौकरी मिलना आसान नहीं होता। लोगों के पास मास्टर डिग्री होने के बावजूद भी सड़कों की धूल ही नसीब हो रही थी, तो मैं तो केवल ग्रेजुएट ही थी। जहां भी इंटरव्यू के लिए जाती थी, लड़कों की लंबी लाइन देखकर लगता था कि जब इनका नहीं होगा तो मुझे कहां से नौकरी मिलेगी। मेरे पास तो कोई अनुभव ही नहीं था। पापा के देहांत के बाद तो हमारे घर में कयामत ही आ गई थी, क्योंकि वही एक थे जो घर में कमाते थे और हम उनके ही सहारे जी रहे थे। मेरी दो बहनों की शादी होनी बाकी थी। मेरी बड़ी बहन के पास कोई डिग्री नहीं थी, तो उनको शादी का जिम्मा मेरे सिर पर ही था। मेरे पिताजी जब थे तो मैं उनसे बहुत गुस्सा करती थी। मैं कहती कि हमारी कभी भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, तो पिताजी कहते कि बेटा काजल, परेशान मत हो, तेरे भी भाग्य कभी ना कभी खुल जाएंगे। पिताजी कैसे काम करते थे, हमें कैसे खिलाते थे, इस बात का एहसास हमको अब हो रहा था, जब मैंने बाहर जाकर दुनिया देखी। पिताजी के होने के समय हमें रोटी और दुनिया की गंदी नज़रों से बचना, ये सब परेशानी नहीं थी। पर अब सब कुछ बदल चुका है। मेरे पिताजी के देहांत के बाद पड़ोसियों ने कुछ दिनों तक हमें खाना पीना पूछा। उसके बाद वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और हमारे ऊपर अब कोई भी ध्यान नहीं देता था। अब मेरे लिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने नौकरी पाने के लिए सुबह शाम भटकना शुरू कर दिया, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो स्कूल में ही नौकरी कर लेते हैं, पर स्कूल में दिन भर काम करने के बाद केवल 4,000 रुपये ही मिलते, तो घर का किराया भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मैं परेशान नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी मेरी दोस्त सोनम ने बताया कि एक पिज्ज़ा हाउस में लड़की की ज़रूरत है। मैं झट से पिज्ज़ा हाउस पहुंची, पर वहां का नियम कानून जानकर मैं दंग रह गई। उनको एक लड़की की ज़रूरत थी जो कि टाइट कपड़े पहनकर अपने छोटे छोटे बाल करके रिसेप्शन पर खड़ी रहे, जहां पर सारे मर्द रोजाना पिज्ज़ा खाने आया करते थे। वहां इतने सारे मर्दों के बीच ऐसी चुस्त ड्रेस पहनकर खड़ा रहना मुझे अजीब सा लगा। वो ड्रेस लेकर मैं अपने घर आ गई, पर अभी तक मैं निर्णय नहीं ले पाई थी कि ये नौकरी मैं करूं या नहीं। जैसे ही मैं घर गई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि घर की लाइट बंद कर दी गई है, क्योंकि हमने पिछले 3 महीनों से घर का बिल नहीं दिया था। ये सब देखकर मैंने कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है और कल से शामिल हो रही हूँ। माँ ने मुझे गले से लगाया और कहा, बाकी बहनों की शादी भी तुझे ही करवानी है, अब तू ही सहारा है हमारा। मैंने कहा कि मुझे नौकरी दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक करनी है। ये सुनकर माँ ने मेरी तरफ देखा कि ऐसी कौन सी जगह काम कर रही है, तो मैंने कहा, माँ ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दिन रात काम करती है, यहाँ शिफ्ट चल रहा है। अगले दिन दोपहर बस के धक्के खाते हुए मैं पिज्ज़ा हाउस पहुँच गई। मैंने पिज्ज़ा वाली ड्रेस अपने बैग में रख ली थी और पिज्ज़ा हाउस में 3 बजे ड्रेस बदलकर मैनेजर के पास चली गई। मुझे देखकर मैनेजर ने बोला, ये क्या मुंह उठाकर चली आई, कुछ मेकअप भी नहीं किया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप किट नहीं थी। पिज्ज़ा हाउस में काम करने वाली दूसरी लड़की का मेकअप किट लेकर आंख में काजल लगाया। उस लड़की ने मेरा मेकअप जल्दी जल्दी कर दिया। जैसा ही मेकअप खत्म हुआ और मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि खूबसूरत तो मैं थी ही, पर आज तो मैं कयामत लग रही थी। मैनेजर मुझे देखता ही रह गया और आज मुझे केवल रिसेप्शन पर खड़ा रखकर सबका स्वागत करने के लिए कहा गया। मैं दिन से लेकर रात तक आने जाने वाले सारे मर्दों और औरतों का स्वागत करती रही। दिन भर खड़े रहने की वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। काम खत्म होने के बाद रात के 12 बजे बस के धक्के खाने के बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंचते रात के 1 बज गए। मेरी माँ अभी तक सोई नहीं थी। फिर हम दोनों ने खाना खाया और बिस्तर पर लेटने चले गए। आज
पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो मेरे पास नहीं थे। मैं इतना थक गई थी कि मुझे लेटते ही नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन मुझे रिसेप्शन से हटाकर ऑर्डर लेने के लिए रख दिया गया। ये काम मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि ऑर्डर लेना इतना मुश्किल नहीं था, पर यह इतना भी आसान नहीं था। जब भी मैं कस्टमर को ऑर्डर लेने जाती, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता और मेरे बदन को पूरा देखने के बाद ही ऑर्डर देता था। कभी कभी तो जानबूझकर ऑर्डर देने में टाइम लगाते थे और मेरे शरीर के पास आ जाते थे। मुझे पता चल चुका था कि मुझे ये नौकरी काबिलियत पर नहीं, बल्कि मेरी खूबसूरती पर मिली है। धीरे धीरे मेरी नौकरी को 1 महीना होने आ गया था और मुझे यहाँ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों की गंदी गंदी निगाहें मेरे चुस्त बदन को ऐसे निहारती जैसे अगर मौका मिल जाए तो अभी के अभी मुझे खा जाए। पर नौकरी की खास बात यह है कि मेरी काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी। 1 महीने में तनख्वाह के अलावा काफ़ी पैसे मुझे टिप के तौर पर मिल जाते थे, जिन पैसों से मैंने घर के बिजली का बिल जल्दी से जल्दी भर दिया और हमारे घर बिजली आ गई। हमारे दिन काफ़ी अच्छे गुजर रहे थे। अब मुझे पिज्ज़ा हाउस में काम करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब मैं यहाँ के माहौल में अच्छी तरह से ढल गई थी। दूसरा महीना शुरू हो चुका था। रोज रात 4 लड़के पिज्ज़ा हाउस में आते और मैनेजर ने मुझे उनकी खातिरदारी में लगा दिया। बोला, ये 4 रोज के कस्टमर हैं, इनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं उन 4 लड़कों की खातिरदारी में लग गई। रोज काम करने की वजह से मेरा रवैया उन 4 लड़कों के प्रति बदल गया था। एक ने पूछा कि तुम यहाँ मजबूरी में काम करती हो ना? और मैंने हाँ में सर हिला दिया। एक लड़के ने अपना कार्ड दिया और बोला, कोई भी जरूरी काम हो तो हमें याद कर लेना। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनका कार्ड अपने कोट में रख लिया। आज रात जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने बताया कि मेरी बहन का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और उनको दहेज में 1 लाख रुपए तक का सामान मांग लिया है। अब तू अपनी कंपनी से 1 लाख रुपए का लोन ले ले। इतनी बड़ी तो कंपनी में काम करती हो, लोन आराम से मिल जाएगा। माँ को कहाँ पता था कि मैं एक पिज्ज़ा हाउस में काम करती हूँ। अब मैं परेशान रहने लगी। अगले दिन जब मैं पिज्ज़ा हाउस में गई तो वहाँ काम करने वाली लड़की को मेरी उदासी साफ नजर आई। उसने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, दहेज में बहन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से लेकर आऊं, और बहन की उम्र भी 24 साल तक हो चुकी है। तब वो लड़की बोली, अगर पैसे नहीं हैं तो सादगी से कम पैसे में शादी कर दो। मुझे उसकी बात अच्छी लगी और मैंने वही बात जाके माँ से कह दी। माँ ने कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो हाथ से इतना अच्छा रिश्ता चला जाएगा। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। माँ ने कहा, अगर तेरी बहन की शादी ऐसे ही कर दी तो उसके ससुराल वाले उसका जीना हराम कर देंगे। अगर तेरे अब्बा होते तो कैसे भी करके तेरी बहन की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर देते। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल से मैं घर का खर्चा चला रही हूँ, ऊपर से माँ मुझे ऐसी बातें कह रही। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, पर माँ को देखकर मुझे दया आ गई और मैंने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए जमा करने का वादा कर बैठी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने अपने मालिक से पैसों की बात की तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे साथ कुछ करके ही पैसे देगा। उसकी ऐसी नज़र से मैं पानी पानी हो रही थी। तब मुझे उन 4 लड़कों का ख्याल आया और जैसे ही मैं लड़कों के पास उनका कार्ड लेने गई तो एक ने कहा, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ हमें। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सारी बात कह डाली। मेरी बात सुनकर एक लड़का मुस्कुराया और बोला, हमने अपना कार्ड इसलिए दिया था कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमें याद कर लेना। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़के मुझे पैसे भी दे सकते हैं। एक लड़के ने कहा,
इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिमाग मत खराब करो। टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। हम लोग आपको 1 लाख रुपए आराम से दे देंगे, पर आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इन लोगों को मुझसे क्या काम हो सकता है। मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा कि अगर आपको 1 लाख चाहिए तो हमारे साथ एक रात बितानी होगी। मुझे कुछ ऐसा पहले से ही महसूस हो रहा था। मैंने लड़के से कहा कि मैं मजबूरी में काम जरूर करती हूँ, पर मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। उनमें से एक लड़का बोला, हमने तो आपके सामने प्रपोजल रखा है, स्वीकार करना या ना करना आपके हाथ में है। आज के दौर में कोई भी आपको 1 लाख रुपए नहीं दे पाएगा। आजकल तो रिश्तेदार भी नहीं दे पाते हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और घर चली आई। घर आई तो माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही थी। माँ ने बताया कि 1 महीने बाद ही तेरी बहन के ससुराल वाले शादी करना चाहते हैं और वो तेरी छोटी बहन को भी अपने छोटे बेटे के साथ ब्याह करवाना चाहते हैं। बेटी, 1 लाख के कर्ज के बदले तेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन मेरी तरफ देखकर ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे बस केवल मैं ही उनको खुशी दे सकती हूँ। 1 महीने का समय सुनकर मेरी हालत खराब हो रही थी। जब मैंने बहन और माँ की तरफ देखा तो मुझे उन 4 लड़कों की याद आई। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तैयारी करो और पैसों का मैं इंतजाम करती हूँ। मेरी ये बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई और मैंने जाकर उन लड़कों से डील पक्की कर ली। जैसे ही मैं उनके पास गई तो लड़कों ने कहा कि हमें पता था कि आप जरूर आएंगे। मुझे एक रात के लिए उन लड़कों ने खरीद लिया था और वे अपने साथ मुझे लेकर जाना चाहते थे। मैंने माँ से कहा कि कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से मुझे एक रात कंपनी में रुककर सारा काम खत्म करना होगा, और ये बोलकर मैं अपनी मर्जी से 1 लाख रुपए के बदले अपनी इज्जत नीलाम करने आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे एक रात रुकने की इजाज़त दे दी थी। मैं उन लड़कों के साथ एक बंद छोटे कमरे में, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, पहुँच गई। उन 4 लड़कों ने अपनी हवस पूरी करके मुझे अधमरा छोड़ दिया था। जब 5वां लड़का मेरे पास आया तो मेरी हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। मेरी हालत एकदम खराब थी। मेरे वजूद की तो धज्जियां उड़ा दी गई थीं। ऐसा लग रहा था कि उन चारों ने अपना एक एक रुपया वसूल किया हो। मेरी पूरी बॉडी लहूलुहान थी और पूरा बिस्तर लाल रंग में तब्दील हो चुका था। उसने तुरंत मुझे कपड़े पहनाए और अपने साथ लेकर चला गया और जाकर अपने करीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी हालत उन 4 लड़कों ने एकदम खराब कर दी थी। वो 5वां लड़का उन 4 लड़कों का ही दोस्त था, पर शायद उसको मेरी ऐसी हालत देखकर तरस आ गया था और वो मुझे अस्पताल में आईसीयू वार्ड में छोड़ दिया। आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत में सुधार हुआ और मैंने माँ को फ़ोन करके कह दिया कि अभी तक कंपनी से छुट्टी नहीं मिली है। उस 5वें लड़के ने मेरा सारा हॉस्पिटल का बिल जमा करवाया और उस लड़के ने अपने बाकी 4 दोस्तों से 1 लाख रुपए लेकर मुझे हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करवाया और मुझे अपनी ही कंपनी में इज्जत के साथ काम करने के लिए ऑफर दिया। वो 4 लड़के किसी अमीर बिजनेसमैन के लड़के थे। वो अगर चाहते तो बिना मेरी इज्जत तार तार किए भी मुझे पैसे दे सकते थे, पर उन लड़कों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली थी। 5वें लड़के ने मुझे नौकरी पर रख लिया, जहां मैं अपनी इज्जत के साथ नौकरी करती हूँ। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और सब बहुत खुश हैं, पर सबकी खुशी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। दोस्तों, अगर कोई लड़की कहीं बाहर काम करती है तो वो उसकी मजबूरी होती है। दोस्तों, हमें मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, फिर चाहे वो लड़की एयरपोर्ट पर हॉस्टेस हो या तंग लिबाज में पिज्ज़ा घर में नौकरी करती हो। दोस्तों, सबका सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल पर उपलब्ध हो। दोस्तों, कहानी हमारी हमेशा सीख देती हैं, तो अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली इसी तरह की कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।